देवर लाया जेठानी की 100 किलो की सहेली को देवरानी बनाकर। मिल गई फुर्सत मैडम को अपनी सहेली से मिलने की। शादी के बाद तू ही थोड़ा बिजी रहने लगी है। हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दे। वैसे चल आप पहले बैठ कर बातें करते हैं। शादीशुदा रिया कई महीनों बाद अपने मायके आई होती है, जिससे मिलने उसकी सहेली पायल भी आती है। दोनों सोफे पर बैठती हैं और बातें शुरू होती हैं। वैसे मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद जब अपने मायके आऊंगी तो तेरा ग्लो अप देखूंगी, लेकिन तू तो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही मोटी है। बहन, तेरी शादी हुई है, खाने को लेकर मेरा तो शौक खत्म नहीं हुआ है। मैं खाने की शौकीन हूँ तो मोटी होंगी। अपने इस मोटापे पर थोड़ा कंट्रोल कर, वरना तेरी जैसी 100 किलो की लड़की से कौन शादी करेगा। अगर कोई शादी नहीं करेगा तो तेरे देवर को पटाकर तेरी देवरानी बनकर आ जाऊंगी तेरा सर खाने। वैसे तुझे बता दूं कि मेरा देवर बहुत ज्यादा हैंडसम है। शहर की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराती रहती हैं। मैं तो जैसी 100 किलो की लड़की को अपनी देवरानी थोड़ी ना बनाऊंगी। इतना कहकर रिया हंसने लगती है और पायल उदास हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रिया अपने ससुराल पहुंचती है। अरे वो देख, आ गई तेरी भाभी। सीख ले तू अपनी भाभी से, कुछ खा खा कर फूलती जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी कैसे होगी तेरी। माँ यार, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? और फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। हाँ वो तो है, बहू एक से बढ़कर एक चटपटे खाने बनाती है और खाती भी है, लेकिन फिर भी इतनी फिट रहती है, ना जाने कैसे। वही तो, एक हम लोग हैं खाना खा खा कर मोटे हो रहे हैं, और एक भाभी आप हो एकदम स्लिम ट्रिम, पिक्चर की हीरोइन की तरह फिगर मेंटेन कर रखा है आपने। हाँ तो अच्छा होगा ही मेरा फिगर। आखिरकार मैं खुद के ऊपर इतना कंट्रोल जो रखती हूँ। सबके लिए चटपटा खाना बनाती हूँ, लेकिन खुद सोच समझ कर ही खाती हूँ। हाँ बहू, वरना तू भी मेरी तरह मोटी हो जाती। मम्मी जी, मैं और वो भी आपकी तरह मोटी कभी भी नहीं। मैं भले चटपटा खाना खाती हूँ, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल भी करती हूँ। अपनी सहेली पायल की तरह थोड़ी ना धोखा खाकर 100 किलो की बन जाऊं। इस तरह फिर अगले दिन जब रिया को उसकी दोस्त पायल का फोन आता है। रिया, आज मैंने फूड कैंप लगाया है, तू भी यहाँ आ जा, बहुत मजा आएगा। और तू मेरे हाथ का खाना भी खा कर देखियो। ठीक है, आती हूँ और देखती हूँ कि तू आखिरकार कैसा खाना बनाती है जो खुद के इतने गुणगान गाती है और फूल कर इतनी मोटी हो गई है। इतना कहकर रिया फोन कट करती है और पायल से मिलने उसके फूड कैंप जाती है और देखती है कि जिंदगी में ना हो मिठास तो खाने में डालो स्वाद। आओ आओ खाओ पायल स्पेशल डिश। दीदी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप मुझे खाना दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपना खाना बेच नहीं रही, बल्कि गरीबों को फ्री में खाना भी दे रही हूँ। अमीरों के लिए कीमत और गरीबों के लिए अपनापन, साथ ही प्यार। इतना कहकर पायल चिंटू को फ्री में खाना दे देती है और बच्चों के जाने के बाद पायल खुद भी अपना बनाया चटपटा खाना खाने लगती है। वाह, कितना टेस्टी खाना बनाती हूँ मैं, सच में। अब पता चला मैं इतनी मोटी क्यों हूँ। पायल एक के बाद एक चटकारे लेते हुए पकौड़ियाँ खाती है। तभी दूर खड़ी रिया ये सब देखकर पायल के पास आती है। तेरा भी सही है यार, खुद भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ। अब पता चला तू फूल कर 100 किलो की क्यों हो गई है। हाँ वो मैं चटपटे खाने की शौकीन हूँ ना, इसलिए। हाँ लेकिन फिर भी अपने मोटापे पर थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो खाने और खिलाने में उम्र बीत जाए और शादी के लिए कोई लड़का ना मिले। इतना कहकर रिया हंसने लगती है, लेकिन पायल को बहुत बुरा लगता है। अब रिया पायल के फूड कैंप का खाना खाती है और खाने की बहुत तारीफ करती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। अब रिया के जाने के बाद रिया का देवर वहाँ कंपनी की तरफ से फंड डोनेट करने आता है। अच्छा हुआ टाइम पर यहाँ पहुँच गए, एक बार खाना खाकर रिव्यू भी दे देंगे। हाँ रिव्यू दे देना, लेकिन उससे पहले उस लड़की को तो देख जो बच्चों के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है और खुद भूखी रहकर उनका पेट भर रही है। रोहन की बात सुनते ही विवान तुरंत पायल की तरफ देखने लगता है, जो बच्चों को खाना बांट रही होती है। बच्चों जल्दी जल्दी एक एक डब्बा उठा लो, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। लेकिन दीदी आपने तो खुद के खाना बेचने के लिए लगाया था, तो फिर हमें फ्री में खाना क्यों? खाना बेचने से ज्यादा बांटने में खुशियां मिलती हैं, और फिर वैसे भी मुझे फंड भी तो मिलने वाला है। यहाँ दोबारा खुद कैंप लगाऊंगी, तब मैं एक्स्ट्रा खाना लाकर बेच भी लूंगी। इसी तरह पायल पूरे दिन फूड कैंप में गरीब बच्चों की मदद कर उन्हें खाना देती है और साथ ही अपना बिजनेस भी करती है। फिर शाम को जब थक हार कर मैदान के किनारे बैठती है। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। आप कितनी ज्यादा नेकदिल है, खुद का काम करने के साथ बच्चों का पेट भी भर रही हैं, वो भी फ्री में।
मैं अपने चटपटे खाने का कैंप चलाऊं और सामने भूखे बच्चे को देखूं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, वैसे एक सवाल पूछूं, आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेती हैं कि हर संडे लगने वाला फूड कैंप पर भी इतनी भीड़ रहती है? क्योंकि खाना मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बनाती हूँ। वैसे चलिए मैं आपको अपने हाथों का खाना टेस्ट करवाती हूँ। इतना कहकर पायल विवान को फूड कैंप में ले जाती है और बैठकर अपने हाथों से बना खाना खिलाती है। अरे वाह, आपने छोले की सब्जी कितनी टेस्टी बनाई है और ये भटूरे भी ठंडे होने के बावजूद इतने ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या सच्ची? जी हाँ, बिल्कुल। सच कहूँ तो सब्जी में मसाले इस तरह घुल गए हैं जिस तरह में सुगंध घुली होती है। शायद इसी स्वाद की वजह से तो मैं पूरे 100 किलो की हूँ। खाना बनाकर दूसरों को भी खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। पायल और विवान आपस में हंसी मजाक करते हैं और इसी तरह विवान अक्सर पायल से मिलने आता है और उसकी हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस करता है। फिर एक दिन विवान जब रात को अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। क्या हुआ भैया, आजकल बड़े खोए खोए रहते हो? कहीं कोई गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? अरे नहीं, पागल हो गई हो क्या? मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट हो या ना हो, अब तेरी उम्र हो गई है, तैयार हो जा, क्योंकि माँ तुझे पकड़कर दूल्हा बना ही देंगी। हाँ, तो अब क्या मैं शादी भी ना करूँ अपने बेटे की? मैंने तो लड़की ढूंढनी भी शुरू कर दी है। ओहो माँ, आप लोग भी क्या अभी से ही मेरी शादी की बातें कर रहे हैं? मुझे भी शादी नहीं करनी है। देवर जी, आपको शादी करनी हो या ना करनी हो, मैं तो आपकी शादी करवा कर अपने लिए हीरोइन जैसी देवरानी तो ला कर रहूंगी। भाभी, अगर कल को कोई मोटी लड़की देवरानी बन के आ गई तो आपकी तो? क्या भैया, आप भी कैसी बातें करते हो? भाभी, आप भैया की बातों को इग्नोर करिए और भाभी आप ना बिल्कुल खुद की तरह अपनी देवरानी भी स्लिम ट्रिम 0 फिगर वाली लाइएगा। हाँ, क्यों नहीं, मेरे देवर जी भी तो बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह हैं, तो देवरानी भी तो आलिया भट्ट जैसी लाऊंगी। सभी की बातें सुनकर विवान थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन मनी मन शर्माने भी लगता है और फिर थक कर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक विवान सुबह सुबह घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रिया, थोड़ा जल्दी टिफिन दो। तुम्हें पता है ना, अगर ऑफिस के लिए जरा सा भी लेट हुआ तो सर आधे दिन की सैलरी काट लेंगे। भाभी, आप मुझे टिफिन नहीं दोगी तो भी चलेगा, पर प्लीज मेरा आईडी कार्ड ढूंढ कर दे दीजिए। एक एक करके बोलिए, मैं रोबोट नहीं हूँ जो एक साथ सारे काम कर दूं। ऊपर से इतनी सुबह सुबह न जाने कौन आ गया है, अभी दरवाजा खोल कर देखती हूँ। रिया बहुत ज्यादा इरिटेट होकर गुस्से में जाती है, दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है। तभी पूरे परिवार की भी नजर दरवाजे पर पड़ती है। सभी वहां आते हैं और सामने दूल्हा बने विवान और एक मोटी सी दुल्हन को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेटा, ये क्या मजाक है? किससे शादी कर ली तूने? कौन है ये? और ये बुलडोजर जैसी लड़की कौन है? ये तू किसको उठा लाया? भैया, आपने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आप तो कहते थे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये छोटा हाथी आपके साथ खड़ा है, तो फिर ये कौन है? देवर जी किसे मेरी देवरानी बना कर ले आए हैं और इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैं जानती हूँ। अरे हाँ, ये तो मेरी दोस्त पायल की तरह दिखती है। लेकिन देवर जी उस 100 किलो की लड़की से क्यों शादी करेंगे? वो तो कितनी मोटी भी है, और मोटी तो ये भी है। वही तो, किससे शादी करके आ गया है तू? ये बुलडोजर हमारा घर तोड़ देगी। इतनी मोटी लड़की कहाँ मिल गई तुझे? भैया, आपने लड़की से शादी की है या फूले हुए गुब्बारे से? अगर ये चेयर पर बैठेंगी तो चेयर भी टूट जाएगी। अरे चेयर पर तो तब बैठेगी ना जब बदकिस्मती से बनी ये मेरी मोटी देवरानी घर के दरवाजे को पार करके अंदर आ पाएगी। सही कह रही है भाभी आप, लगता है चेयर बाद में टूटेगी, पहले हमारे घर का दरवाजा ही ओही माँ बोल देगा। बस बहुत हो गया। अगर विवान ने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। पहले तो तुम लोग चौखट पर ये तमाशा करना बंद करो। शादी हो गई है और अब इस रिश्ते का मजाक नहीं बनने दे सकता मैं। सावित्री, गृह प्रवेश करवाओ। गृह प्रवेश क्या इस मोटी बुलडोजर का? सावित्री, तमीज से बात करो, चाहे जैसे भी हो। अगर ये घर की बहू है तो चुपचाप गृह प्रवेश करवाओ। सावित्री मन मारकर पायल का गृह प्रवेश करवाती है। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। दुल्हन दाहिने पैर से कलश गिराकर जैसे तैसे दरवाजे के इस पार आती है और फिर, अब बताओ विवान, तुम्हारी इस लड़की से मुलाकात कहाँ हुई और तुमने इस तरह से शादी क्यों कर ली? पापा, मैंने चेहरा देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर शादी की है। अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी इस शादी से कोई एतराज नहीं होगा। तो पूरी बात बताने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं? पंडित बुलाऊं? कब बताओगे?
हाँ हाँ, वो दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो। क्यों, यहाँ तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बच्चों को खाना बांटने आता हूँ। तुमसे उस दिन कहा था ना, गरीबों की मदद करके सुकून मिलता है, बस इसलिए। है ना, मुझे तो पहले से ही पता था। लेकिन मेरी वो फ्रेंड है ना निकिता, उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। खैर तुम ये सब छोड़ो। इतना कहकर पायल बच्चों में खाना बांटने लगती है और विवान पायल को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन, भैया मैंने सभी को काम बता दिया है, इसीलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और राघव जी, आप रसोई के काम से पहले जाकर 20 किलो चावल ले आइए। पायल अपनी टीम को काम समझा रही होती है कि तभी वहाँ विवान आता है। पायल, मुझे समझ नहीं आता, तुम अकेले इतना सब कुछ कैसे संभालती हो? हाँ हाँ राघव जी, आप उन बच्चों को ये लॉकेट दे दीजिए, कल ये गलती से यहाँ छूट गया था। पायल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुनो तो सही। आज का मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, सच में। अगर बारिश हो गई तो मजा ही आ जाएगा। विवान पायल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पायल विवान को अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब पायल बच्चों में खाना बांट रही होती है। ये लो बच्चों, सब जल्दी जल्दी एक एक डिब्बा ले लो। पायल, तुम बहरी हो गई हो क्या? तुम्हें मेरी बात सुनाई क्यों नहीं दे रही? एक बार मेरी बात तो सुनो। ला 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 ला। पायल गाना गाते हुए विवान को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी विवान पायल का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है। मेरा हाथ छोड़ो तुम। आखिरकार हुआ क्या है? तुम इस तरह मुझसे भाग क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? इस तरह अचानक ऐसा मत करो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पीछे तो सैकड़ों लड़कियां मरती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग तुम्हारा मजाक बनाएं। देखो पायल, मुझे लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज फिर अचानक तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की बातें फोन पर सुन ली थी। तुमने जो सुना है वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पापा जबरदस्ती मेरी शादी दहेज देकर ऐसी जगह करवा रहे हैं जहाँ के लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार है। लेकिन क्यों? देखो पायल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। तुम कल ही मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। विवान की बात सुन पायल शादी के लिए हामी भर देती है और अगली ही सुबह पायल और विवान दोनों मंदिर में एक छोटा मंडप बनाकर रीति रिवाज के साथ फेरे लेकर शादी करते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आखिरकार ये है कौन? बहू, पल्लू तो हटाओ। कमलेश की बात सुन रिया आगे बढ़कर दुल्हन का घूंघट ऊपर करती है, जिसे देखते ही रिया हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रिया की दोस्त पायल होती है। ये क्या पायल, तुम? रिया तू? क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ पापा जी, ये मेरी बचपन की सहेली है जो आज 100 किलो की देवरानी बनकर मेरे सिर पर बैठने आ गई है। हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। ये सब सुन पायल को बहुत बुरा लगता है। पायल कुछ नहीं कहती और फिर पायल बिना कुछ कहे गृह प्रवेश के बाद पायल विवान के साथ अपने कमरे में जाकर आराम करती है। फिर शाम को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, भाभी जल्दी जल्दी रोटियां परोसिए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ देवर जी, आप सब लोग खाना खाना शुरू कीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटी अभी सेक कर लाती हूँ। हाँ भाभी जल्दी लाओ, आज तो डाइनिंग टेबल पर रोटियां आते ही खाना शुरू कर दूंगा, बहुत भूख लगी है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। रिया किचन में गर्मा गर्म रोटियां सेक कर सभी को एक एक करके देती जाती है। तभी पायल भी डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। सभी पायल का बहुत मजाक बनाते हैं। पायल की आंखें आंसुओं से भर जाती है, लेकिन विवान की तरफ देखकर पायल खुद को संभालती है और फिर डाइनिंग टेबल के सामने एक सोफे वाला चेयर लगाकर उस पर बैठती है और खाना खाना शुरू कर देती है। किसको और रोटियां चाहिए? अरे नहीं बहू, आज तो खाना खाकर पेट ही भर गया। अब क्या तुझे हम भुक्कड़ दिखाई देते हैं जो और रोटियां खाएंगे?
चलो फाइनली अब रोटियां बनाने से छुटकारा मिला। अब आराम से बैठकर खाना खाऊंगी। जेठानी जी, हो सके तो मेरे लिए 2 रोटियां और बना दीजिए, मुझे अभी भूख लगी है। ठीक है, बना देती हूँ। रिया रोटियां बनाकर पायल को एक एक करके परोसती जाती है। पायल पहले 4, फिर 8 और फिर 10 रोटियों तक पहुंच जाती है। जेठानी जी, कितनी मुलायम और पतली पतली रोटियां बनाती हैं आप। खाकर मजा आ गया। सब्जी भी अच्छी है, बस नमक थोड़ा कम है। मम्मी, भैया इस घर की बहू लाए हैं या राशन खत्म करने की मशीन? ऐसे तो किसी के खाने पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई 10-10 रोटियां खाता है क्या भला? जेठानी जी, 2 रोटियां और दे दीजिए। पायल की आवाज सुनते ही किचन में खड़ी रिया एक हाथ में बेलन लिए तो दूसरे हाथ में अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, देवरानी जी, आटा खत्म हो गया है। अब मैं तीसरी बार आपके लिए आटा नहीं गूंथने वाली। वैसे बहू, क्या तुम रोज इतना ही खाना खाती हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज इतना खाना नहीं खाती हूँ। थैंक गॉड, बल्कि थोड़ा ज्यादा खाती हूँ। आज तो पेट भरा हुआ था थोड़ा, इसीलिए कम खाया। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं और तभी रिया वहां आती है। देवरानी जी, आपका कम खाना हमारे लिए कभी ना खाने जितना है। सच में इतना खाना एक साथ कौन खाता है? सॉरी, वो मैं थोड़ा ज्यादा ही खाना खाती हूँ। थोड़ा या बहुत ज्यादा? आपने जितना 2 हाथों से खाया है ना, उतना तो हम 4 हाथ और 2 मुंह से भी नहीं खा सकते हैं। स्नेहा की बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और पायल अपनी नजरें नीचे कर लेती है। फिर अगली सुबह पायल नहाकर सीधे किचन में पहुंचती है। कल जेठानी जी को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई थी और वो थक भी गई थी, इसीलिए आज सबके लिए मैं खाना बनाऊंगी। ये सोचकर पायल गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है। तभी वहाँ रिया और सावित्री आती है। इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? कल मेरी वजह से जेठानी जी को बहुत परेशानी हुई थी, इस वजह से आज मैं खुद के लिए खुद ही खाना बनाऊंगी, और अगर आप परमिशन देंगी तो सबके लिए बना दूंगी। हाँ हाँ, बनाओ, खुद बनाओ और खुद खाओ, सबको खिलाओ। वैसे भी तुम्हारे खाने से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जितना खाओगी उतना खाना बनाएगा कौन? सच कह रही है मम्मी जी, जितना खाना है खुद बनाओ, खुद खाइए। मैं तो एक दिन में ही परेशान हो गई। इतना कहकर रिया और सावित्री वहाँ से चली जाती हैं और पायल तुरंत छोटी छोटी सब्जियां काटती है। एक तरफ सब्जी, दूसरी तरफ पोहे, आलू के पराठे, साथ ही बिरयानी और रायता तैयार करती है, जिसकी खुशबू से पूरा घर भर जाता है। अरे वाह, आज तो लगता है रिया कुछ स्पेशल बना रही है। हाँ, पूरा घर खुशबू से भर गया है। अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा। जल्दी चलते हैं और टेस्टी खाने का स्वाद लेते हैं। एक एक करके पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठता है और रिया साथ ही पायल मिलकर सभी को खाना सर्व करती हैं। अरे वाह, आज का खाना तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। खाने का स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह है। आखिर किसने बनाया है ये खाना? मैंने खाना नहीं बनाया, देवरानी जी ने बनाया है। अरे वाह, मतलब आज पायल की पहली रसोई भी हो गई। हाँ, और बहू ने इतना टेस्टी खाना बनाकर मेरा दिल भी जीत लिया। सच में कई दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ वही तो, बिरयानी में मसाले और सब्जी के साथ पुलाव और पूरी का जो तालमेल है, वो खाने के स्वाद को और भी बढ़ा रहा है। बस भी करो, और कितनी तारीफ करोगे? वैसे भी देवरानी जी ने जो भी बनाया है अभी थोड़ी देर में खुद ही खा लेंगी। हाँ हाँ, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो अपनी माँ को, एक के बाद एक पूरियां लपेटे जा रही हैं और कहती हैं तारीफ करने की जरूरत नहीं है। कमलेश की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक शाम जब पायल सभी के लिए बड़े प्यार से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं, तभी विवान, अरे पायल तुम आओ आओ बैठो। विवान की बात सुनकर पायल जैसे ही चेयर आगे करके बैठती है, चेयर चरचरा कर टूट जाती है और पायल नीचे गिर जाती है, जिसे देख सभी लोग तेजी से हंसने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चेयर पर भाभी नहीं, हाथी बैठा। ये तो वही बात होगी, हाथी बैठा चेयर पर और चेयर बोली चटर बटर। एक तरफ रिया तू है स्लिम ट्रिम, और एक तरफ तेरी ये देवरानी बुलडोजर जैसी चेयर पर बैठी और चेयर तोड़ दिया। किसी दिन अपनी इसी मोटापे की वजह से घर भी तोड़ देगी। इसका बनाया खाना एक बार मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा नाटक दिखाऊंगी। बड़ी बहू, अभी मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं खाना। हाँ, मैं भी इतना ऑयली खाना नहीं खाती, और वैसे भी मुझे अपनी फिगर मेंटेन रखनी है, तुम्हारी तरह बुलडोजर नहीं बनना चाहती। अब सभी नखरे करने लगते हैं और पायल से चटपटे खाने को देखकर रहा नहीं जाता। वो तुरंत डाइनिंग टेबल पर बैठती है और एक एक करके सारा खाना
खुद ही अकेले खा जाती है और फिर खाना खाने के बाद एक लंबी डकार लेती है। ये मेरी 100 किलो की देवरानी है या कलयुग की कुंभकर्ण? इतना खाना एक साथ? बाप रे बहू, तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? इस तरह खाना अकेले खा गई। थोड़ी तो शर्म कर ली होती, हाथी भी तुमसे कम खाना खाता है। मम्मी जी, वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी। थोड़ी या फिर महिषासुर जितनी? मुझे तो लगता है कि मेरी ये देवरानी एक दिन पूरे घर का राशन अकेले ही खा जाएगी। सभी के ताने सुनकर पायल की आंखें भर आती हैं, लेकिन पायल किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप दोबारा सभी के लिए खाना बनाती है। इसी तरह एक दिन एक पड़ोसन घर आती है। अरे आप यहाँ? हाँ, मैं आपको याद होगा, मैं आपके यहाँ से खाना मंगवा कर खाया करती थी। अब मैं कॉल करती हूँ तो कॉल ही नहीं लगता। फिर मुझे पता चला कि आप शादी करके यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो आपसे मिलने आ गई। हाँ आंटी जी, वो शादी के बाद मैंने होम किचन डिलीवरी बंद कर दिया है और शायद अब दोबारा कभी ना खोल पाऊँ। पायल की बात सुनकर शांति वहां से चली जाती है और ये सारी बातें विवान भी सुन लेता है। अब विवान तुरंत पायल के पास आता है। पायल, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा फूड कैंप भी चलता था। अगर तुम चाहो तो उसे अभी भी कंटिन्यू कर सकती हो। लेकिन अब मैं वो कैसे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चाहो तो तुम अभी भी आगे बढ़ सकती हो और अपने सपने पूरे कर सकती हो। कमरे में विवान और पायल की बातें सुनकर तुरंत कमलेश वहां जाता है। बहू, अगर तुम चाहो तो तुम अपना होम डिलीवरी किचन कैंप अभी भी चला सकती हो, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, कोई गुलाम नहीं। तुम्हारा अगर मन है तो तुम कर सकती हो। पायल, तुम आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा रहूंगा। जब मेरा पूरा परिवार और मेरे पति मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे अपने सपनों को अधूरा छोड़ने की क्या जरूरत है। अब मैं अपने सपने जरूर पूरे करूंगी और अपने इस मिडिल क्लास ससुराल को भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। पायल ये सोचकर अगले ही दिन कमलेश और विवान की मदद से घर में एक अलग होम किचन खुलवाती है, जहां खुद खाना बनाना शुरू करती है। अच्छा है, अब मैं इस किचन में आराम से अपना होम किचन चलाऊंगी। कुछ दिन की ही बात है, फिर धीरे धीरे किचन भी ग्रो हो जाएगा और मेरा बिजनेस भी। ये सोचकर पायल होम किचन की शुरुआत करती है। शुरुआती दौर में 20-25 कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कस्टमरों की संख्या बढ़ने लगती है। हेलो, पायल होम किचन में फोन लगा है। हाँ, ये पायल फूड किचन ही है। आप ऑर्डर बताइए। बेटी, जल्दी से खाना बनाकर पीछे वाले मंदिर की तरफ अपने हाथों से बनी पनीर की सब्जी, पुलाव और रायता भिजवा दे, साथ ही बिरयानी मत भूलना। इतना कहकर सीमा फोन रखती है। तभी दोबारा फोन आता है। हेलो पायल फूड सेंटर, अब जल्दी मेरे घर पर 2 प्लेट छोले, 4 प्लेट बिरयानी और 3 रायते भिजवा दीजिए, साथ में चटनी और आपका स्पेशल सलाद जरूर से। हाँ, ठीक है भैया। इतना कहकर पायल जैसे ही फोन रखती है, एक के बाद एक उसे फोन आते जाते हैं और वो कॉल रिसीव करने में बहुत बिजी हो जाती है। तभी किचन में विवान आता है। और मेरी बिजनेस वुमन, क्या हाल है? तब से फोन पर लगी हो, खाना नहीं बनाना क्या? एक के बाद एक ऑर्डर आए जा रहे हैं और मेरा फोन रिसीव करने में ही सारा टाइम चला जा रहा है। खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। कैसे पूरे होंगे अब सारे ऑर्डर्स? अरे बस इतनी सी बात। एक काम करो, तुम कल से फोन मैनेजमेंट के लिए किसी को रख लो और फूड मेकिंग के लिए भी। वैसे भी तुम्हें रेस्टोरेंट की मालकिन बनना है। विवान की बात सुनकर पायल वैसा ही करती है। अपने अंडर कुछ स्टाफ रख लेती है, जिससे उसे काम में बहुत मदद होती है। धीरे धीरे ऑर्डर कभी 40, कभी 50 और कभी 200 तक भी आसानी से आने लगते हैं और इस तरह महीने बीतते हैं। 2 महीने बाद पायल की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी होती है। बहू, तूने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि इस घर को एक नई दिशा दी है। हाँ भाभी, आपने तो खुद के ग्लो अप के साथ साथ इस पूरे घर का भी ग्लो अप कर दिया। नए सोफे, फर्नीचर, टीवी, यहाँ तक कि नए एशियन पेंट। हाँ पायल, 2 महीने के अंदर तो तुमने हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। न सिर्फ खुद का ग्लो अप किया, बल्कि हमारे घर और परिवार को भी पूरी तरह से बदल दिया। बदलते समय के साथ बदलता घर और पारिवारिक संबंध रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, ना कि कमजोरी। और इसीलिए ये बदलाव बहुत जरूरी है। सभी बातें कर रहे होते हैं, पायल मुस्कुरा रही होती है कि तभी एक बड़ी लग्जरी कार से मैनेजर, प्रोड्यूसर और कुछ एम्प्लॉय उतरते हैं। हाथ में फाइल लेकर पायल के पास आते हैं। मैम, राजस्थान में नई ब्रांच खोलने के लिए इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। आप रख दीजिए, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। सच कहूं तो पायल जी, आप इस तरह रसोई में रहने के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि फिल्मों की स्टार की तरह चमकने के लिए बनी हैं। सच में आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
सभी मैनेजर और क्लाइंट पायल की तारीफ कर रहे होते हैं। पायल पेपर्स पर साइन करती है। वहीं ये सब दूर खड़ी रिया, सावित्री और स्नेहा देख रही होती हैं। मैंने जिसे अपनी बहू तक नहीं माना, आज वो परिवार की पहचान निकली। मैं हर वक्त अपनी सहेली को 100 किलो के रूप में देखकर उसका मजाक बनाती रही, कभी उसके टैलेंट की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। आज उसके टैलेंट और उसके हाथों की कला की वजह से वो शहर शहर तक फेमस हो गई है। हमने हमेशा पायल की शक्ल देखकर उसकी कामयाबी पर सवाल उठाया है। आज पायल ने अपनी कामयाबी से हमारा मुंह बंद करवा दिया है। धीरे धीरे रिया, सावित्री और स्नेहा को भी पछतावा होना शुरू हो जाता है। वहीं अगले दिन जब पायल अपने ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में व्यस्त होती है, तो हमारा मेन रेस्टोरेंट बिल्कुल इस तरह होगा, उसमें हमें कोई भी गड़बड़ नहीं पसंद। वैसे मैम, पता है इस महीने हमारा बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। बड़े बड़े शहरों से काफी ऑर्डर्स आए हैं। हाँ, और आपकी वजह से मेरी ब्रांच को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यूरोप तक हमारे खाने का स्वाद पहुंचा है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैम, अगले महीने हम अपनी यूरोप में भी ब्रांच खोलने वाले हैं। उम्मीद है कि इस महीने की तरह अगले महीने भी इतना ही फायदा हो। भगवान करे इसी तरह धीरे धीरे हमारी कंपनी और हमारी ब्रांच आगे बढ़ती रहे। लेकिन इन सबसे पहले जितने भी फायदे हुए हैं उनसे 500 गरीबों को खाना खिलाकर उन्हें अच्छे कपड़े गिफ्ट में दे देना। क्या 500? लेकिन मैम, इसमें तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा। मैंने पूछा कितना खर्च आएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों बता रहे हो? जाओ और चुपचाप अपना काम करो। तभी ऑफिस में कमलेश आता है, जिसे देखते ही पायल कमलेश के पैर छूती है। बहू, आज समझ आया, असली अमीर वो नहीं जिसके तिजोरी में पैसे हों, बल्कि असली अमीर वो है जिसके लिए गरीबों में भी प्यार हो, जो गरीब का पेट भरना जानता हो। पापा जी, ये सब कुछ आपके दिए हुए संस्कार ही तो हैं, जो मुझे इतना सब कुछ करने की हिम्मत और हौसला दे रहे हैं। इस तरह पायल धीरे धीरे फेमस होने लगती है। और फिर जब पायल रात को घर लौटती है, मम्मी जी, जेठानी जी, आप लोग इस तरह गेट पर क्यों खड़े हैं? मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मैंने आपके चेहरे और शरीर का बहुत मजाक बनाया, लेकिन आज आपने मुझे साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसकी मेहनत, हिम्मत और संस्कारों से होती है। जेठानी जी, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि मुझे अपनों की बातों का कभी बुरा नहीं लगता। बस आइंदा से दूसरों को देखकर कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। पायल, मुझे याद है वो दिन जब मैं तुम्हारा मजाक बनाया करती थी, फिर कहती थी कि तुम जैसी 100 किलो की लड़की को अपनी देवरानी कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी तुम्हारी जैसी ही देवरानी चाहिए, और साथ ही यही परिवार। रिया की बातें सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और पायल रिया को गले लगा लेती है। तभी सावित्री देवी और स्नेहा आगे बढ़ती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इस घर की बहू मानने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन बहू का सम्मान ना पाकर भी तूने बहू वाले फर्ज पूरे किए, जिम्मेदारियां निभाई हैं। बहू, आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दे। मम्मी जी, आपने मुझे बहू के रूप में नहीं अपनाया तो क्या हो गया? मैं तो आपको अपना परिवार मानती हूँ। बहू, एक दिन था जब मैं तुझे बहू के रूप में नहीं अपना रही थी, और आज तूने कामयाबी हासिल करके मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया है। आज से तू सिर्फ मेरी छोटी बहू नहीं, बल्कि मेरी बड़ी बेटी भी है। बेटी शब्द सुनते ही पायल भावुक हो जाती है और सावित्री के गले से लग जाती है। और इस तरह खाने की शौकीन 100 किलो की सहेली प्लस देवरानी पायल न सिर्फ अपना सपना पूरा करती है, बल्कि गरीबों का भी प्यार पाकर जिंदगी को खुशहाल भी बना देती है। फिर एक दिन पायल अपने माता पिता के नाम पर एक बहुत बड़ा कैंप लगवाती है। भाभी, आज तो बच्चों की लॉटरी लग गई। रेस्टोरेंट जैसा खाना फ्री में खाने को मिलेगा उन्हें। लॉटरी तो मेरी भी लग गई है, जो इतने सारे प्यारे बच्चों का प्यार और आशीर्वाद मुझे एक साथ मिलेगा। एक बात तो है, असली अमीर इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से होते हैं। हाँ, तिजोरियां भरने से सिर्फ खुशी मिलती है, लेकिन लोगों का पेट भरने से सुकून। चलिए, बहुत बातें हो गई, जल्दी जल्दी बच्चों को खाना सर्व कीजिए, और फिर मुझे तो भूख लगी ही है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के भंडारे का खाना मैं ही खा जाऊं। पायल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और एक एक करके बच्चों को खाना सर्व करते हैं। पूरा परिवार बच्चों को खाना खिलाता है। तभी एक बच्चा पायल के पास आकर कहता है, दीदी, आपने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया था। सच में अगर हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो हमें कभी गरीब होने का एहसास नहीं होगा। ये सुनते ही पायल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पायल प्यार से चिंटू के सर पर हाथ फेरती है। पायल, तू सिर्फ मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी सहेली भी है। याद कर वो वक्त जब मैं तुझसे कहती थी कि तू मेरी देवरानी कभी नहीं बन सकती।
आज मुझे लगता है कि तू मेरी देवरानी है, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। हाँ पायल, मैंने जिंदगी में हजारों फैसले गलत लिए होंगे, लेकिन सबसे लड़कर, सभी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने का फैसला मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। मैंने तुम्हारा दिल देखकर शादी करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूं। इस तरह 100 किलो की सहेली पायल आज जाकर सही मायनों में देवरानी और घर की बहू बनती है, और इस तरह एक बार फिर साबित हो जाता है कि इंसान की पहचान उसके बाहरी तन से नहीं बल्कि भीतरी मन से होती है।